महाजनपदों का उदय प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये वैदिक काल से एक अलग दौर की शुरुआत दिखाता है, जो कि पशुचारण और आदिवासी समाजों से हटकर एक अधिक जटिल सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की ओर इशारा करता है। छठी शताब्दी बीसीई के आसपास के इस युग में 16 शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान राज्य। ये राज्य, जो कि गंगा के मैदानों में फैले हुए थे, ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की नींव रखी। इस काल में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। नए धर्मों और दर्शनों का उदय, शहरों का विकास और शक्तिशाली शासकों का उदय एक जीवंत और गतिशील सभ्यता के विकास का कारण बना। महाजनपदों ने अपनी निरंतर बातचीत और संघर्षों के माध्यम से प्राचीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। महाजनपदों का अध्ययन भारतीय सभ्यता की जड़ों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह राजनीतिक विचार, आर्थिक प्रणालियों, सामाजिक संरचनाओं और धार्मिक विश्वासों के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो आज भी भारत को प्रभावित करते हैं। इस युग की गतिशीलता को समझकर हम प्राचीन भारत की जटिलताओं और उपमहाद्वीप के इतिहास पर इसके स्थायी प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। वैदिक युग से महाजनपदों के युग में परिवर्तन धीरे धीरे और बहुआयामी था। उत्तर वैदिक काल में बड़े और अधिक शक्तिशाली जनजातियों का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करना और अपने क्षेत्रों का विस्तार करना शुरू कर दिया। इससे बड़ी राजनीतिक इकाइयों का गठन हुआ, जो अंततः महाजनपदों के उदय में परिणत हुई। कई कारकों ने इस परिवर्तन में योगदान दिया। प्रमुख कारकों में से एक था लोहे का उपयोग। लोहे की तकनीक की खोज और व्यापक उपयोग ने कृषि और युद्ध में क्रांति ला दी। लोहे के औजारों और हथियारों ने इन उभरते हुए राज्यों को एक महत्वपूर्ण लाभ दिया, जिससे वे जंगलों को साफ करने, अधिक भूमि पर खेती करने और शक्तिशाली सेनाएं स्थापित करने में सक्षम हुए। इस नई ताकत ने क्षेत्रीय विस्तार और कमजोर जनजातियों को अपने अधीन करने में मदद की। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक व्यापार और वाणिज्य का विकास था। भारत और अन्य सभ्यताओं दोनों के भीतर नए व्यापार मार्गों के विकास से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। इस समृद्धि ने महाजनपदों को और मजबूत किया, जिससे वे बड़ी सेनाएं बनाए रखने, प्रभावशाली शहरों का निर्माण करने और कला और संस्कृति को संरक्षण देने में सक्षम हुए। नए धार्मिक विचारों के उदय ने भी इस युग को आकार देने में एक भूमिका निभाई। वैदिक धर्म, कर्मकांडों और बलिदानों पर अपने जोर के साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए दर्शनों द्वारा चुनौती दी गई थी। व्यक्तिगत मोक्ष और सामाजिक समानता पर ध्यान के साथ इन नए धर्मों ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की, वैदिक व्यवस्था के अधिकार को और कमजोर कर दिया और उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में योगदान दिया। महाजनपदों ने विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संरचनाओं को प्रदर्शित किया। जहां कुछ शक्तिशाली राजतंत्रों के रूप में विकसित हुए, वहीं कुछ ने शासन की गणतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। यह विविधता इस अवधि के दौरान राजनीतिक परिदृश्य की तरलता और गतिशीलता को दर्शाती है। मगध और कौशल जैसे राजतंत्रों पर शक्तिशाली राजाओं का शासन था, जो पूर्ण अधिकार रखते थे। इन राज्यों की विशेषता एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना, एक केंद्रीकृत प्रशासन और एक स्थायी सेना थी। राजा, जिसे अक्सर एक दिव्य नियुक्त माना जाता था, के पास सर्वोच्च शक्ति होती थी और कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कर वसूलने और राज्य की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार था। इसके विपरीत वज्जी और मल्ल जैसे गणराज्यों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा शासन किया जाता था, जिन्हें अक्सर योद्धा या अभिजात वर्ग से लिया जाता था। इन सभाओं के पास काफी शक्ति थी, जो युद्ध और शांति, कराधान और शासन के मामलों पर निर्णय लेती थी। सामूहिक निर्णय लेने और आम सहमति बनाने पर जोर दिया गया, जो राजतंत्रों की तुलना में अधिक समतावादी लोकाचार को दर्शाता है।
राजनीतिक संगठन में इस अंतर का इन राज्यों के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जहां राजतंत्रों ने दरबारी जीवन, संरक्षण और पदानुक्रम की संस्कृति को बढ़ावा दिया, वहीं गणराज्यों ने अधिक सामाजिक गतिशीलता, नागरिक भागीदारी और समुदाय की एक मजबूत भावना की ओर रुख किया। सुई साह महाजनपद काल में कृषि में प्रगति, फलते फूलते व्यापार और विशिष्ट शिल्पों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और समृद्धि देखी गई। इस आर्थिक जीवन शक्ति ने शहरों के विकास, कला और संस्कृति के संरक्षण और इन राज्यों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लोहे के हल और सिंचाई तकनीकों के उपयोग से कृषि उत्पादन में, विशेष रूप से उपजाऊ गंगा के मैदानों में, अधिशेष हुआ। इस अधिशेष ने न केवल बढ़ती आबादी को बनाए रखा, बल्कि व्यापार और राजस्व संग्रह के लिए एक आधार भी प्रदान किया। इस काल में व्यापार और वाणिज्य फला फूला। महाजनपद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित थे, जो उन्हें एक दूसरे से और बाहरी दुनिया से जोड़ते थे। नौगम्य नदियों और बेहतर सड़कों द्वारा सुगम अंतर्देशीय व्यापार फला फूला, जबकि समुद्री व्यापार ने भारत को फारस, मेसोपोटामिया और दक्षिण पूर्व एशिया सहित दूर देशों से जोड़ा। वस्त्र, हाथी दांत, मसाले और कीमती पत्थरों जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, जिससे इन राज्यों में धन और समृद्धि आती थी। शहरों के विकास और विलासिता के सामानों की बढ़ती मांग के कारण शिल्पों का विशेषज्ञता हासिल हुई। कुशल कारीगरों और शिल्पकारों ने मिट्टी के बर्तन, आभूषण, वस्त्र और धातु के काम सहित कई प्रकार के सामानों का उत्पादन किया। ये शिल्प, जिन्हें अक्सर गिल्ड में संगठित किया जाता था, ने महाजनपदों की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाग 5 सांस्कृतिक परिवर्तन, नए धर्म और दर्शन। महाजनपद काल महान बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल पुथल का युग था, जो नए धर्मों और दर्शनों के उद्भव द्वारा चिह्नित था, जिन्होंने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी और भारत के धार्मिक परिदृश्य को आकार दिया। इस काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, दो अपरंपरागत धर्म जिन्होंने वेदों के अधिकार को खारिज कर दिया और मोक्ष के वैकल्पिक रास्ते पेश किए। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म लगभग 563 से लगभग 483 बीसीई में हुआ था, शाक्य गणराज्य के एक राजकुमार थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ध्यान, आत्मानुशासन और 4 आर्य सत्यों की प्राप्ति के माध्यम से आत्मज्ञान के मार्ग का प्रचार करते हुए बौद्ध धर्म ने व्यक्तिगत मुक्ति, करुणा और अहिंसा पर जोर दिया। इसने जाति व्यवस्था और वैदिक धर्म के विस्तृत कर्मकांडों को खारिज कर दिया। सभी सामाजिक तबकों के लोगों से अपील की। महावीर, जिनका जन्म लगभग 599 से लगभग 527 बीसीई में हुआ था, बुद्ध के समकालीन थे, जिन्होंने जैन धर्म को पुनर्जीवित किया, जो एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा, आत्म अनुशासन और कर्म की अवधारणा पर जोर देता है। जैन धर्म ने भी जाति व्यवस्था को खारिज कर दिया और नैतिक आचरण पर जोर दिया, सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान की वकालत की। इन नए धर्मों ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की, जीवन के सभी क्षेत्रों के अनुयायियों को आकर्षित किया। मठों और शिक्षा के केंद्रों की स्थापना की गई, जो बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं का दूर दूर तक प्रसार करते थे। भारतीय समाज पर इन धर्मों का प्रभाव गहरा था, जिसने आने वाली शताब्दियों तक कला, साहित्य, दर्शन और सामाजिक प्रथाओं को प्रभावित किया। भाग 6 शहरीकरण, शहरों का उदय। महाजनपद काल में ग्रामीण कृषि प्रधान जीवन से शहरी केंद्रों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। यह काल
भारत में शहरीकरण की शुरुआत को दर्शाता है, जिसकी विशेषता बड़े समृद्ध शहरों का उदय है, जो प्रशासन, व्यापार, धर्म और संस्कृति के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। शहरों का विकास कई कारकों से प्रेरित था। कृषि उत्पादन में अधिशेष, फलते फूलते व्यापार के साथ शहरी विकास के लिए आर्थिक आधार प्रदान करता था। शक्तिशाली राज्यों और गणराज्यों के उद्भव के लिए प्रशासनिक केंद्रों की आवश्यकता थी, जिससे राजधानी शहरों की स्थापना हुई। इसके अलावा नए धर्मों और दर्शनों के उदय ने अनुयायियों को शहरी केंद्रों की ओर आकर्षित किया, जिससे उनके विकास में और योगदान मिला। ये शहर, जो अक्सर रक्षा के लिए गढ़वाले होते थे, प्रभावशाली बुनियादी ढांचे का दावा करते थे। मगध की राजधानी राजगृह अपनी रणनीतिक स्थिति और प्रभावशाली किलेबंदी के लिए जानी जाती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती अपने धन और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। वज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली अपने लोकतांत्रिक लोकाचार और प्रभावशाली सभा भवन के लिए प्रसिद्ध थी। शहरों के विकास का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने व्यापारियों, कारीगरों और मजदूरों सहित नए सामाजिक वर्गों के उद्भव का नेतृत्व किया। शहर संस्कृतियों और विचारों के पिघलने वाले बर्तन बन गए। बौद्धिक और कलात्मक किण्वन को बढ़ावा मिला। महाजनपदों का शहरी परिदृश्य इस युग की गतिशीलता और जीवंतता को दर्शाता है। भाग 7, युद्ध और गठबंधन। सत्ता का संघर्ष। महाजनपद काल निरंतर युद्ध और बदलते गठबंधनों द्वारा चिह्नित था, क्योंकि ये शक्तिशाली राज्य वर्चस्व के लिए संघर्ष करते थे। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने इन संघर्षों को फ्यूल्ड प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। उपजाऊ गंगा के मैदानों, कृषि संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करने की इच्छा के कारण पड़ोसी राज्यों के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों के नेतृत्व में मगध का राज्य एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा, जिसने धीरे धीरे विजय और कूटनीति दोनों के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इन शक्ति संघर्षों में गठबंधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यों ने अक्सर एक सामान्य दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अस्थायी गठबंधन बनाए, केवल तभी तोड़ने के लिए जब यह उनके हित में था। शाही परिवारों के बीच विवाह का उपयोग गठबंधन बनाने और संबंधों को मजबूत करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में भी किया जाता था। ये संघर्ष विनाशकारी होते हुए भी सैन्य प्रौद्योगिकी और रणनीति में महत्वपूर्ण विकास का कारण बने। रथों, घुड़सवार सेना और पैदल सेना का उपयोग अधिक परिष्कृत हो गया और नए हथियारों और घेराबंदी तकनीकों को पेश किया गया। प्राचीन ग्रंथों में संरक्षित इन युद्धों के वृत्तांत उस समय की सैन्य प्रथाओं और राजनीतिक रणनीतियों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भाग 8, महाजनपदों की विरासत। साम्राज्यों के लिए मार्ग प्रशस्त करना। महाजनपद काल, हालांकि निरंतर संघर्ष और बदलते गठबंधनों द्वारा चिह्नित था, ने भारत में बड़े साम्राज्यों के उद्भव की नींव रखी। इस युग के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक ही शासक के अधीन एकीकरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण किया। निरंतर युद्ध विघटनकारी होते हुए भी परिष्कृत सैन्य तकनीकों और रणनीतियों के विकास का कारण बना। इसने एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण और एक एकीकृत कमान संरचना के महत्व को भी प्रदर्शित किया, जिससे साम्राज्यों का उदय हुआ। महाजनपदों की आर्थिक समृद्धि, कृषि अधिशेष, फलते फूलते व्यापार और विशिष्ट शिल्पों द्वारा संचालित बड़ी सेनाओं को बनाए रखने और क्षेत्रीय नियंत्रण को विस्तृत करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती थी। व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से उत्पन्न धन ने महत्वाकांक्षी शासकों को अपने सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने में सक्षम बनाया।
इसके अलावा इस युग के सांस्कृतिक और बौद्धिक किण्वन नए धर्मों और दर्शनों के उदय द्वारा चिह्नित ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में साझा पहचान और सांस्कृतिक एकता की भावना को बढ़ावा दिया। राजनीतिक सीमाओं से परे इस साझा सांस्कृतिक विरासत ने मौर्य साम्राज्य के तहत भारत के अंतिम एकीकरण में योगदान दिया। भाग 9 निष्कर्ष। भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय। महाजनपदों का युग प्राचीन भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। इसने आदिवासी समाजों से शक्तिशाली राज्यों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा, जिससे साम्राज्यों के उद्भव की नींव पड़ी। इस काल की राजनीतिक गतिशीलता, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक किण्वन ने भारतीय सभ्यता के प्रक्षेप वक्र को आकार दिया। महाजनपदों ने अपनी निरंतर बातचीत, संघर्षों और गठबंधनों के माध्यम से एक जटिल और परस्पर जुड़ी दुनिया का निर्माण किया। व्यापार, धर्म और युद्ध द्वारा पोषित इस अंतर संबंध ने एक एकीकृत भारतीय पहचान की नींव रखी। इस युग की विरासत राजनीतिक विचार, आर्थिक प्रणालियों, सामाजिक संरचनाओं और धार्मिक विश्वासों में प्रौद्योगिकी के साथ एविडेंट है, जो आज भी भारत को प्रभावित करते हैं। भारतीय सभ्यता की जड़ों को समझने के लिए महाजनपदों का अध्ययन अनिवार्य है। यह राजनीतिक प्रणालियों, आर्थिक संरचनाओं, सामाजिक मानदंडों और धार्मिक विश्वासों के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस युग का अध्ययन करके हम प्राचीन भारत की जटिलताओं और उपमहाद्वीप पर इसके स्थायी प्रभाव की गहरी सराहना करते हैं। भाग 10 संदर्भ। शर्मा, आर एस 2005। इंडियाज एंशिएंट पास्ट। थापर, रोमिला 2013। द पास्ट बिफोर एस। पेंगुइन बुक्स इंडिया। सिंह, उपिंदर 2018। A history of ancient and early medieval India from the Stone Age to the 12th century. Pearson Education India. Kosambi, D. 1991. The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline. Rootleys. Rai Chaudhary, H. C. 1988. Political History of Ancient India from the accession of Parikshit to the extinction of the Gupta dynasty. On Oxford University Press.